मर्जी के लोग कौन होंगे? जिनको वो लोग तैयार करना चाहते हैं। जैसे आपके इंस्टीट्यूशन में अगर कोई कैमरामैन हमको बिठाना है या कोई रिपोर्टर हमको लगाना है और वो रिपोर्टर कहीं से ट्रेंड होके आता है और वो ट्रेनिंग का मॉड्यूल उनका है और कैसा रिपोर्टर वो तैयार करना चाहते हैं, तो फिर आपकी मर्जी का रिपोर्टर नहीं मिलेगा, फिर उनकी मर्जी का रिपोर्टर मिलेगा जैसा उनको चाहिए। तो वो अगर वो वहां से करप्ट होके आ गया तो अब वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो जैसा उसका माइंडसेट होगा वो वैसे करेगा। तो ये जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, असल में तो होना क्या चाहिए था कि मेरे गांव में स्कूल है, मेरे गांव का बच्चा मेरे गांव की ज़रूरत के हिसाब से तैयार हो, मेरे गांव की कल्चर को ध्यान में रखे, मेरे गांव की कल्चर को बचाए और मेरे गांव के लिए काम करे और मेरे समाज के लिए वो तैयार हो और मेरा समाज तय करे कि उसे क्या पढ़ना चाहिए और कैसे उसको रहना चाहिए। हो क्या रहा है, कहीं दूर बैठा कोई व्यक्ति तय कर रहा है कि फफड़ाना गांव में जहां की आबादी इतनी है, जहां जमीन इतनी है, जहां ऐसे लोग रहते हैं और उनकी परंपरा ये है, वो आदमी तय करेगा कि वहां का आदमी, वहां का बच्चा क्या पढ़ेगा। वहाँ उसे बिल्कुल मैक्सिमम पॉपुलेशन, अगर मेरे गांव में मैं ये कहता हूँ कि लगभग 2000 बच्चा पढ़ने वाला है, 2000 के 2000 बच्चा अंग्रेजी पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, 2000 का 2000 पढ़ने के लिए भी पैदा नहीं हुआ। उसमें बहुत से लोग खेती करने के लिए भी पैदा हुए हैं, कुछ टेक्निकल काम करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ रिसर्च करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ एजुकेशन पे करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लिखने के लिए बने हैं, कुछ डांस करने के लिए बने हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं, कुछ परंपरा के लिए बने हैं, कुछ जूते का काम करने के लिए बने हैं, कुछ कपड़े का करने के लिए बने हैं, एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से मिट्टी, पेड़, पहाड़ इनकी बचाने के लिए बने। तो जब वहाँ का जो व्यक्ति है वहां के हिसाब से तैयार वहां का समाज नहीं करेगा तो कोई थर्ड पर्सन आके टेक ओवर कर लेगा। अब वो थर्ड पर्सन जो टेक ओवर करना चाहता है, क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आप समाज को समझा ही नहीं पाएंगे, इसलिए फिर हमको सामने हम फिर कोई दुश्मन ऐसा ले आते हैं जो विजिबल है। जैसे मैंने आपको बोला इसको कौन चलाता है, यू नेवर नो, आपके सामने वो कभी आए ही नहीं, आते हैं वो। जैसे आजकल के दिनों में हम उनका जिक्र करते हैं, हम उनका जिक्र करेंगे, कोई कहेगा कि वो फ्री मेसन्स हैं, कोई कहेगा कि वो इल्यूमिनाटीज़ हैं, कोई कहेगा कि वो रॉयल फैमिलीज़ हैं, कोई कहेगा कि वो ये हैं, कोई कहेगा कि वो सरपेंट्स हैं, कोई कहेगा वो एलियंस हैं, एंड मतलब वो थ्योरीज अलग अलग लोग देंगे। अब वो अपने आप को प्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं कि इतने इल्यूजन्स पैदा कर दो कि लोगों को पता ही ना चले कि हम लोग कौन है। अब चलते कहाँ से हैं वो चलते हैं वेटिकन से। पॉप ने जब पेपल बुल दिए ना, जब थर्ड पेपल बुल दिया 1392 में शायद दिया था उस टाइम पे, 1492 या 1392, डेट एग्जैक्ट फिगर में नहीं है, तो उस पेपल 1492 में, तो पेपल बुल में पॉप ने एक आदेश लिख के दिया, आदेश जारी किया कि इस दुनिया में, इस धरती पर रहने वाली जितनी आत्माएं हैं वो ईश्वर की संतान हैं, और क्योंकि यीशु मर चुका है, ईसा मसीह ने हमको बोला है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जब तक मैं दोबारा जन्म नहीं लेता हूं ये तुम्हारे हिसाब से चलेंगी, तो सारी आत्माओं को गुलाम बनाने का अधिकार हमको है, और अब तब तक आप अपना प्रचार कीजिए। और वो चालू करते हैं। इस दौरान उनका सामना होता है रॉथस्चाइल्ड जैसी फैमिलीज से, जो आजकल वर्ल्ड बैंक का मालिक है, जो पूरे की दुनिया के अंदर जितने रिजर्व बैंक है जिनका मालिक वही है। अब रॉथस्चाइल्ड एंड फैमिलीज जो रॉकफेलर फैमिली और रॉथस्चाइल्ड फैमिली, ये असल में पायरेट्स थे, ये लोग थे समुद्री लुटेरे। इधर भारतीय क्षेत्र से जो लोग अपना सामान बेचते थे, क्योंकि उस टाइम भी अगर आप बात करो ना तो दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी भारत ही थी। भारत का ये एरिया जिसको हम अखंड भारत के नाम से कुछ लोग बोलते होते हैं, वो सारे रीजन पे इतना उत्पादन होता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ सभी तरह की जलवायु, सभी तरह के मतलब मौसम, सारी वनस्पति और बीमारियाँ तो है ही नहीं है, तो और पशु, यानी जो पूरी दुनिया का जो मौसम है वो इस थोड़े से क्षेत्र में मतलब वो सारे मौसम आ जाते हैं। हमारे भारत में ही देख लो आप,
थार के रेगिस्तान जैसा भी मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे, एवरेस्ट भी मिल जाएगा, समंदर भी मिल जाएगा, यहाँ आपको मतलब फ्लोरा एंड फौना भी मिल जाएगा, खूब वनस्पति जंगल, घने जंगल भी मिल जाएंगे। तो वो सब कुछ अपने पास यहाँ था ऑलरेडी। हम लोग बहुत समृद्ध हैं, मतलब ऑलरेडी अभी भी हैं। अगर आज के टाइम पे भी अगर हमारे देश के लोगों का ही कंट्रोल हो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अभी भी हैं। तो उस टाइम भी हम लोग होते थे। और अगर मैं आपको आंकड़ों में बात करूं, जो कि यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े हैं, 1860 में भारत पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 48%, 45% अकेला करता था एक्सपोर्ट। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग पीछे तो कहीं थे ही नहीं, गरीबी का तो मतलब ही नहीं था। और इन लोगों ने प्रचारित किया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जबकि भारत एक उत्पादन प्रधान देश है। यहां हमारे गांव में हर आदमी के पास काम होता है, और हर आदमी के हाथ में काम है तो उसके हाथ में उत्पादन है। उत्पादन ही असली धन है। वो उत्पादन कंट्रोल करने के लिए कि जैसे मान लो पूरे गांव में जितना उत्पादन हमको चाहिए, जितनी दालें चाहिए, जितना चना चाहिए, जितना गेहूं चाहिए, जितना बाजरा चाहिए, मिलेट्स चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, लोहे का सामान है, सुनार हर गांव में होता था, कुम्हार हर गांव में होता, तो जितना उस गांव को चाहिए उतना उत्पादन किया, और उस उत्पादन के बाद में बाकी का जो बचा वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्रधान देश, तो जितना पूरे गांव को चाहिए उतना हो गया, उसके बाद में बाकी का एक्सपोर्ट कर देंगे। तो फालतू का पहले नगरों में जाएगा, नगर से जो जरूरतें पूरी हुई उसके बाद जो बचा वो एक्सपोर्ट, और वो भी इतना होता था कि पूरी दुनिया का जितना होता था अकेला भारत सा होता था। अब उन्होंने देखा कि जो समुद्र से जो आने वाले लोग हैं, जो जो दुनिया में जो समुद्री मतलब रास्ते से जो पूरी दुनिया में पटसन जा रहा है, मतलब खाने का पदार्थ जा रहे हैं, कपड़ा जा रहा है, और जैसे ढाका का मलमल हमारे यहाँ कितना मशहूर होता था, तो वो सारा का सारा उन्होंने देखा कि इस एरिया से आता है। तो वो जो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, समुद्री लुटेरे, उनको जब पॉप मिलता है और पॉप का जो वो आदेश मिलता है, और उस टाइम पे अगर आप ये कहो कि भाई डच और जर्मनी वाले आपस में लड़ रहे थे, यूरोप वाले आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि चलो एक काम करते हैं, वास्को डिगामा जो है वो क्या नाम, एक कोलंबस है, वो अमेरिका की तरफ चले जाओ, उधर आप वेस्ट में चले जाओ, और वास्को डिगामा इधर ईस्ट की तरफ आ जाओ, और आधा आधा बांट लो अपना राज्य, और अब तुम वहाँ के लोगों को अपना काबू कर लो। अब वो जो वहाँ का आदमी आता है भारत के क्षेत्र में, और वहाँ जो अमेरिका में जाते हैं, दोनों क्षेत्र में आप देखोगे आज के टाइम पर अमेरिका में जो रेड इंडियंस हैं अभी वहाँ नहीं बचे हैं। उन्होंने वो धीरे 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 टेक ओवर कर लिया, और पूरा कब्जा यूरोप का उन्होंने काबिज कर दिया अपना। आज भी वेटिकन सिटी अपने सारे के सारे प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया के ऊपर अमली जामा पहनाता है, तो वो अमेरिका के थ्रू पहनाता है, क्योंकि सारे दफ्तर उन्होंने वहाँ बना लिए। अब असल में जो ये रॉथस्चिल्ड फैमिली है, रॉकफेलर फैमिली है, इसके साथ की जो 13 रॉयल फैमिलीज़ हैं जिनको हम कहते हैं, वो फैमिलीज़ असल में तो वेटिकन के साथ मिलकर काम करती हैं वो इजराइल से, और काम करती हैं अमेरिका के थ्रू, अमेरिका और इंग्लैंड के थ्रू। तो मतलब दुश्मन कौन दिखेगा पूरी दुनिया पे राज करता हुआ, दिखाई देगा अमेरिका। असल में पीछे बैकग्राउंड पे चल रहा है कौन, जैसे अभी भी दुनिया में हमारे देश में देख लो आपको नजर आएगा कि सरकार जो है वो असली मालिक कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक कोई बिल जो है वो कानून की शक्ल नहीं लेगा। आप पास करते रहो, जो मर्जी करते रहो, यानी राष्ट्रपति उनके पास फुल अथॉरिटी अगर उनकी है, तो अब आपके देश में कुछ भी हो जाए कानून नहीं बनेगा जब तक वो नहीं चाहेंगे। तो उनको क्या करना है खाली कि नीचे से डिमांड खत्म कर दो किसी भी लोक व्यापीकरण वाली पॉइंट की, और ऊपर जो साइनिंग अथॉरिटी है वो इनका हो जाए। तो जो गवर्नर होते थे, पहले गवर्नर कौन होता था, वायसराय और गवर्नर उन्हीं के होते थे। अब वो गवर्नर आज भी हैं हमारे पास यहाँ पर। पहला जो राष्ट्रपति था वो कौन था, पहला जो वायसराय था, गवर्नर था, जो आखिरी था वो कहाँ सेटल हुए, वो सारे के सारे सरकारों में उन लोगों को पता है, इतिहास पढ़ने वालों को। लेकिन जो बातें जो रिसर्च में निकल के आती हैं और जो बहुत थोड़े समय में बताई जा सकती हैं, द पॉइंट इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये इतना बड़ा गेम है, इसको जब आप समझने लगते हो तो प्याज के छिलके की तरह इसकी तह खुलनी शुरू होती है। मतलब जैसे अगली छिलके की अगली तह आती है ना, तो लगता है हाँ अब ठीक तय आई है, लेकिन जब खोलोगे उसके अंदर और आएगी, ओहो इसके आगे भी डिटेल में है, इसके आगे भी डिटेल में, और फिर
जब आप उसको एक लेमैन आदमी को, गांव के आदमी को समझाने बैठते हो तो आप उतने बड़े एंगल से नहीं समझा पाओगे जितना बड़ा एंगल समझ में आता है कि यार फिर तो आपको हर चीज़ के अंदर ये कहना पड़ेगा कि इसमें भी षड्यंत्र, इसमें भी षड्यंत्र, इसमें भी षड्यंत्र, और फिर आप एक मेंटल आदमी के जैसी आपकी इमेज हो जाएगी, यार तुम पागल बना रहे हो पूरी दुनिया को, ऐसे तो तुम मतलब हर चीज़ में ही षड्यंत्र घुसा देते हो, ऐसे तुम हर बात में ही तुम यही बात बोल देते हो, तुम कह देते हो वही चल रहा है, मेरे को भी मैं ही चला रहा हूँ क्या? हाँ, तुमको भी तो वही चला रहा है। बोला कैसे चला रहा है? भाई पेस्टिसाइड बेचने वाला आदमी कौन है हमारे गाँव में? वो हमारा भाई बहन, हमारा भतीजा, मैं हूँ, मतलब बेसिकली अगर मान लो इसको हम ये कहते हैं कि मैं भारतीय ही वहाँ पेस्टिसाइड बेच रहा है। अगर पेस्टिसाइड कंपनियों के मूल में अगर वही मिले आपको सारी दुनिया में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हो। वो अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे दें, मान लो 50% प्रॉफिट दे दें या 60% प्रॉफिट दे दें, और जो ऑर्गेनिक सामान है उसमें लॉस कर दें, मतलब पॉलिसी अगर ऐसी बना दें कि ऑर्गेनिक बोओगे तो उसे कोई खरीदे ना, और पेस्टिसाइड बेचोगे तो तुम्हें 60% का प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर आप क्या बेचोगे? अगर आप देश को जगाने का काम करते हो तो अपने पैसे से करना पड़े, और प्रोस्टिट्यूशन में और ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और ऑर्गन ट्रैफिकिंग में आपको खूब सारा पैसा मिले, तो फिर आप ऑर्गन ट्रैफिकिंग करोगे ना। फिर आप अगर आप गेहूं बेचने चलते हो तो किसान को एमएसपी भी ना मिले, और जब आप अफीम बेचने चलो, कोकीन हीरोइन बेचने लगो, तो आप करोड़पति बन जाओ रातों रात, तो फिर आप कोकीन बेचोगे। अगर आप गांव के अंदर हल से खेती करोगे तो तुमको मेहनत भी करनी पड़े और टाइम भी ज़्यादा लगे और बुरा हाल हो जाए, और ज़मीन को भी हार्ड कर दो तो वो हल से खोद भी ना पाए, और इधर से ठेका बहुत सुंदर और उसमें आपको प्रॉफिट खूब अच्छा हो जाए, तो फिर आपको गली गली में चौराहे पर ठेके सुंदर सुंदर बड़े शानदार हो जाएंगे। फिर आप स्कूल की तरफ ध्यान क्यों दोगे? स्कूल से जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको माइंडसेट कंट्रोल कर लिया, तो आपको जो माइंड में दे दिया वो सारा का सारा गेम प्लान उनका हो गया। अब वो कहेंगे कि यार ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये तो पेस्टिसाइड तो हम बेच रहे हैं। आप नहीं बेच रहे हो ना। हर व्यक्ति छोड़ो, हर जीव आसान की तरफ दौड़ता है। आप यहाँ पानी डाल दो, जिधर को ढिलाई हो, जिधर को मतलब ढलान होगी, पानी अपने आप उस तरफ चलेगा आसानी से, जहाँ जा सकता है। जहाँ घर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ होगा, वहाँ स्पीड कम हो जाएगी। तो आपके जीवन में एक तरफ घर्षण बढ़ा दो और एक तरफ चीज़ें आसान कर दो, तो व्यक्ति आसान की तरफ दौड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल टॉक, बट फिर भी मैं ये इसलिए बोलना चाहूँगा कि अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2014 से पहले एक बात कही थी कि आधार में बहुत सेंसिटिव डेटा होता है और ये प्राइवेट कंपनियों के पास इसका सर्वर है और उसका कंट्रोल है, इसको किसी भी हालत में इस पॉलिसी को हम आने नहीं देंगे और आधार से हम पब्लिक का डेटा हम आपको नहीं देंगे। ठीक है जी। अरुण जेटली से नंदन नीलकेणी मिला और आधे घंटे में डील फाइनल हुई, और अगला बयान जो उसका अरुण जेटली का था कि हम आधार को अनिवार्य करने वाले हैं। देश के लड़ने वाले लोग, एक्टिविस्ट खड़े हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट से कैंसिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि आप आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते। ठीक है जी, अनिवार्य नहीं होगा, कभी भी छप गया। उसके बाद में सरकार ने दलील दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दे करके कि इस देश में चोर बहुत हैं, बेईमान बहुत हैं, वो एक एक आइटम पे 2-2 जगह सब्सिडी ले लेते हैं, और एक बच्चा उसका बिहार में भी दाखिला ले रखा है स्कूल में और हरियाणा में भी ले रखा है, तो वो 2-2 जगह स्टाइफंड ले लेता है वहाँ से, तो इसलिए हमको इस तरह से गैस की सब्सिडी भी 2-2 जगह ले रखी है, इस तरह दूसरी सब्सिडियाँ लेता रहता है वो आदमी, तो एक यूनिक आईडी बंदे को देनी पड़ेगी। तो हम जो है ये फिर हम कैसे रोकेंगे? इससे हम रोक सकते हैं। अब कोर्ट ने उसकी दलील को समझा कि यार बहुत अच्छी दलील है, ये तो बड़ा अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि ठीक है, आप एक काम करिए, आधार को आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, आधार में जानकारी देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सरकार से कोई बेनिफिट चाहिए तो आपको आधार देना पड़ेगा, फिर आपको आधार बनवाना पड़ेगा। सरकार से कुछ भी बेनिफिट चाहिए, कुछ भी। अब सरकार ने देखा कि पैदा होने से लेकर और मरने तक इनको बेनिफिट में डाल दो, और बेनिफिट लेना है तो ये करना पड़ेगा। ओके जी। अब गवर्नमेंट के पास हथियार आ गया। किसी भी देश के नागरिक को इन्होंने ये जानकारी ट्रांसफ़र नहीं होने दी कि आधार को ये मैंडेटरी नहीं कर सकते, बल्कि आपके स्कूल का टीचर, आपका डेप्यूटी कलेक्टर,
आपका एसडीएम, आपका मतलब पड़ोस में काम करने वाला आदमी, सीएचसी वाला बंदा जो वहाँ पे बैठा हुआ है, आपके तहसील में बैठा तहसीलदार, या काम के कोर्ट में काम करने वाला हर एक व्यक्ति, मुंशी हो चाहे टाइपराइटर हो, चाहे आपके ड्राफ्ट वो बेचता हो, स्टाम्प पेपर बेचता हो, हर व्यक्ति आपसे आधार मांगना शुरू किया। इवन आप वहाँ भी जाओगे ना, एयरपोर्ट पे भी जाओगे, वो आधार मांगेंगे। मैं बोला आधार नहीं है मेरे पास, मेरे पास आईडी प्रूफ दे सकता हूं मैं तुमको। हाँ आईडी प्रूफ, तो फिर तुम आधार क्यों बोलते हो? होटल में भी जाओगे, होटल वाला भी आपसे आधार मांग रहा है, उसको नहीं मालूम है, लेकिन उसकी जबान पे वो आधार चढ़ गया। अब उन्होंने क्या गेम खेला सरकार ने कि आपके पास जब आपको सरकार से बेनिफिट चाहिए, कैसे? आपको गैस की सब्सिडी चाहिए, आपको आधार देना पड़ेगा। पानी का बिल, अगर बिजली का बिल, आपको बिल, जैसे अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन वो नागरिक को नहीं देंगे, वो आधार के गुलाम लोगों को देंगे। आधार के बिना नहीं देंगे आपको कोई भी सब्सिडी। आपको बच्चे का स्टाइफंड लेना है, आपको एग्जाम, वो कुछ भी करना, एग्जाम देना है। जैसे पिछली बार सरकार ने क्या किया, हरियाणा सरकार ने, हमारे 2-4 साथियों ने कोर्ट में अपील डाली कि ये पेपर देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आधार को मैंडेटरी कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, आधार में ऐसा क्या गोपनीय है जो लीक हो जाएगा डेटा तो दिक्कतें होंगी? पहले हम इस बात को ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये बेसिकली, एक्चुअली लोगों तक इस बात का जवाब जाना भी चाहिए, लेकिन मैं जो माइंडसेट तैयार करने की बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग वहाँ बैठ करके वो कंट्रोल करेंगे कि आपका बिहेवियर क्या होगा, तो आप उनके हिसाब से चलोगे। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे गांव को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उस हिसाब से जीना है। मतलब जो लड़ाई है हमारी, अगर आपको मैं एक बात में कहूँ कि मैं अपने गांव की परंपरा और अपने गांव की संस्कृति बचाने के लिए, मैं अपने गांव बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं अपने गांव के हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं किसी इंग्लैंड के हिसाब से जीना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर आपको फॉर्म भरना है नौकरी के लिए, आधार देते हो तो 900 रुपये फीस है, आधार नहीं देते हो तो 1800 रुपये फीस है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, आधार देते हो तो 1 हफ्ते में बन जाएगा, आधार नहीं देते हो तो 1 महीना तक खींचना पड़ेगा। अगर आपको मोबाइल पर सिम एक्टिवेट करवाना है, आधार देते हो तो 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस देते हो तो 3 दिन लग सकते हैं एक्टिवेट होने में, वेरिफिकेशन होगी। आधार दोगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगी, वहाँ सब कुछ है। अब मैंने सोचा कि यार ये तो बिहेवियर ही कंट्रोल हो गया। हर आदमी को ये लगता है आधार देकर आसान से काम निपटा लो, और आदमी को ये लगने लग गया कि आधार तो कंपलसरी है, इसके बिना चलेगा नहीं। बैंक अकाउंट में भी आधार को अनिवार्य कर लिया। हमने कहा आप मेरे पास आधार नहीं है। बैंक मैनेजर को मैंने बोला तू अकाउंट बंद करके दिखा, मैं तुझे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो 2014 में 2012 में जब मैंने नौकरी छोड़ी तो 14 में मेरे पास पहली बार फ़ोन आया बैंक मैनेजर का कि आधार जमा करा दो अपना। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा, ना मेरे पास है। उसने कहा जी अकाउंट बंद हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहला काम किया, अपने अकाउंट में से सारे पैसे निकलवा लिए। मैंने कहा अब तुम बंद करते हो 100 बार करते रहो। बंद हुआ ही नहीं आज तक भी अकाउंट मेरा, वो चल रहा है मतलब अभी तक भी, पर मैं ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं करता हूँ। तो वो अभी भी बंद नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने उनको बोला तुम बंद करके दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिर तमाशा। अब आधार के बारे में, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो आप नरेंद्र मोदी जी की वो वीडियो सुन लो, आपको वो बता देंगे वैसे, लेकिन मैं फिर आपको फिर से दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि आधार में ऐसी क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। देखिए, आधार अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़ गया, तो अभी आपका बैंक अकाउंट के साथ आधार जुड़ गया, आपका मोबाइल के साथ जुड़ गया, आपके लॉगिन आईडी के साथ मोबाइल जुड़ गया, आधार जुड़ गया, आपके जो कागज़ हैं, प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, ज़मीन के कागज़ हैं, उनसे जुड़ गया, आपके पानी का बिल, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, कनेक्शन जो गैस का कनेक्शन है वो, और तमाम तरह के जीवन की ज़रूरतों के सबके साथ जुड़ गया। सबसे पहला जो डेंजर है, देखिए मैं ये कहता हूँ मेरे पास चाकू है, मैं इस चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए कर सकता हूँ, फल काटने के लिए कर सकता हूँ, स्क्रू ड्राइवर के रूप में भी कर सकता हूँ। आप कोई चीज़ बीच में रस्सी आई हुई है उसको भी काट सकता हूँ, बीच में कोई आदमी आया है उसको भी काटने का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये मेरी प्रवृत्ति पे निर्भर करता है कि मैं उस पर्टिकुलर हथियार का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। जब भी कोई कानून बने या जब भी कोई हथियार जो समाज में सरकार के हाथ में हम दें या किसी भी व्यक्ति के दें,
जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोला करते थे कि तुम ये कानून बना तो रहे हो, जिस दिन कभी किसी गंदे आदमी के हाथ ये कानून लग गया तो इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ये सबसे पहले हमको देखना है। क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि सारी उम्र सारी सत्ताएं एक ही तरह के आदमियों के पास रहेंगी, आदर्शवादियों के पास ही रहेंगी, सच्चे लोगों के पास ही रहेंगी। तो मान लो किसी गंदे आदमी के हाथ लग गए तो, जैसे अभी 2 साल पहले क्या हुआ, सरकार ने आपको एक बात कही कि यदि आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भारत सरकार ने बोला 526 पेज का कि मैंडेटरी हमने किया ही नहीं, लीगल बाउंडेशन थी ही नहीं, जबकि थी कि नहीं थी वो हम सबको मालूम है। जिसको भी किसी चीज के तरह के साइड इफेक्ट हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, और जिसको भी हुआ उसको पता था कि इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सरकार ने बोला। उस टाइम पे सरकार ने हमको एक बात कही थी पूरे देश को कि अगर तुम वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तुमको राशन नहीं मिलेगा, बैंक में नहीं जाने दोगे, दुकान नहीं खोल सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, हाजिरी नहीं लगा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे से राशन भी नहीं मिलेगा भूखे मरते आदमी को जब तक तुम वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे। बस में से उतार दिए चढ़े हुए लोग, रेल में उतार दिए, आपको जहाज की टिकट नहीं दी, एयरपोर्ट से वापस चले आए। आपके जीवन की हर पहलू जहां से आप रोटी खा सकते थे उसको कंट्रोल करके उन्होंने कहा मंडी में भी सब्जी लेने भी नहीं जा सकते इफ यू डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट। आने वाले वक्त में आधार के साथ आपके सारे जीवन को जोड़ दिया, और यदि वो सरकार आपको कहे कि जब तक आप तीसरी डोज नहीं लगवाते, जब तक आप 5वीं नहीं लगवाते, जब तक आप 15वीं नहीं लगवाते, जब तक अपनी मां को नहीं लगवाते, जब तक अपनी बीवी को नहीं लगवाते, अपने बेटे को नहीं लगवाते, तब तक तुम्हारा आधार नहीं खुलेगा। आधार नहीं खुलेगा तो तुम्हारा कोई सर्विस नहीं खुलेगी। इसकी क्या गारंटी है? जब पहले सरकारें कर चुकी हैं और अगली कोई इससे भी घटिया सरकार आ गई तो, आगे कोई इससे भी गंदा आदमी के हाथ में कंट्रोल आ गया तो, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि ये ऐसा करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रोटी जिसके हाथ में है आप उसके हाथ में है, आपका पानी जिसके हाथ में है उसके हाथ में है। अब जैसे हमारे पास पानी नहीं है, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हरियाणा और दिल्ली और NCR एरिया, मैं पूरे भारत में घूमता हूं तो मैं एक चीज़ देखता हूं, समंदर किनारे का कुछ एरिया छोड़ दें अगर हम, या जहाँ थोड़ा अभी जैसे बंगाल के एरिया में जहाँ पर अभी वनस्पति है, या महाराष्ट्र के एरिया में जहाँ थोड़ी वनस्पति है, विदर्भ का एरिया तो बुरा ही हाल है वहाँ तो, मैं उस तरफ की बात कर रहा हूँ जिस तरफ थोड़ा सा मतलब कोल्हापुर सोलापुर साइड तरफ की बात, वो छोड़ दो आप। अदरवाइज पूरे भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास आज अपना पीने का पानी नहीं है, मतलब कुआं नहीं है। गांव में हर गांव में 2-2 कुएं कम से कम होते थे, एक तो पक्का ही होता था, अब जोहड़ होता था, जोहड़ के अंदर भी पानी पी लेते होते थे लोग बाग वहाँ, मतलब बारिश का पानी स्टोर कर लेते थे। और जोहड़ नहीं है, कुआं नहीं है, और खेत में पानी के लिए नहर का पानी मिलता था, नहर भी नहीं। पानी के ऊपर कंट्रोल इनका हो चुका है पूरी तरह से। आपके पास टैप वाटर है, मान लो 1 हफ्ते के लिए टैप वाटर ना आए तो आपका क्या हाल होगा? डू यू हैव एनी स्टोरेज? 1 हफ्ते के बाद की किसी के पास नहीं है, तो त्राहिमाम होगा जिस दिन पानी के ऊपर ये अटैक उन्होंने किया। देश के पास 250 लाख मीट्रिक टन अनाज रहता था हर वक्त स्टोरेज में, जिसको FCI स्टोर करता था। इन्होंने FCI के ऊपर इस तरह की बंदिशें डाल दी कि FCI का अनाज जल्दी से खाली करो, क्योंकि FCI का प्रोविजन यह था कि देश में 2 साल के लिए भी अगर सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, युद्ध जैसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आ जाएं तो देश के पास अपना अनाज रहे। इन्होंने वो अनाज खाली कर दिए भंडार, अब अनाज भी देश के पास नहीं बचा। किसान अपना बीज उगाएगा, उससे अनाज पैदा होगा ऐसा माना जाता है, लेकिन किसान के पास अपना बीज भी नहीं है, तो किसान के बीज मार्केट से मिलता है। पता चलता है कि जो बीज बनाने वाली, जेनेटिकली मॉडिफाई करने वाली कंपनियां हैं वही भी रॉकफेलर की है। पता चलता है खेत में कीटनाशक दवाइयां डालने वाली मोनसेंटो, बेयर्स एंड ऑल ट्रम जितना खेत में जितना कबाड़ डलता है वो सारा पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP कंपनियां अगर भारत में जैसे NFL जैसी लिमिटेड कंपनियां हैं, वहां की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी वही बैठे हुए हैं। पता चलता है कि बैंकिंग उनके हाथ में, यानी रुपया उनके हाथ में, आपका पानी उनके हाथ में,
आपका अनाज उनके हाथ में, डंगरों के बीज भी नहीं बचे हैं गांव के अंदर आज, तो वो बीज भी उनके हाथ में, इंसान की फर्टिलिटी का आईवीएफ का जो टेक्निक है वो भी इजराइल का, वो भी पेटेंट वहीं का, वो भी हमारा नहीं है। यानी कि वहां पर भी अगर उन्होंने बंद कर दिया तो आदमी का बीज भी खतरे में। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके जीन्स की मॉडिफाई करके आप खेत के जीन की जब खेत की फसल का जीन मॉडिफाई किया तो देसी बीज खत्म हो गया, जब आपके डंगरों का जीन मॉडिफाई किया तो वो बीज खत्म हो गया, अब आदमी का जीन मॉडिफाई कर दो तो आदमी का बीज समाप्त हो जाएगा। अभी फर्टिलिटी का हालत ये है अपने देश के अंदर, नपुंसकता और बांझपन का हालत ये है कि 10 में से 7 नौजवान, 7 कपल जो है ना, वो शादी के 6 महीने बाद ही डॉक्टरों के चक्कर काटने लग जाते हैं कि वी आर ट्राइंग बट बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बीज भी उनके पास, पानी भी उनके पास, भोजन भी उनके पास। अब जमीनों का आ गया पॉइंट, गांव के हर व्यक्ति की जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी है, किसके नाम पर? पैसे के नाम पर। पैसे का मालिक कौन? रॉथस्चाइल्ड जिसको बोलते हैं, वही पैसे का मालिक है। यानी कि जमीन भी चली जाएगी अगर जो कर्जा नहीं दे पाया तो। कर्जा कैसे देगा? खेती करके। खेती कैसे करेगा? बीज लेगा कंपनी से, खाद लेगा कंपनी से, ट्रैक्टर चलाएगा कंपनी का, ट्रैक्टर कंपनियों की टेक्निक भी उन्हीं की। पेट्रोल डीजल चलाता है, पेट्रोल और डीजल इराक में 70% तेल के कुओं का मालिकाना हक रॉकफेलर फैमिली के पास है। 70% तेल के कुएं, यानी कि तेल, आप पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, केरोसिन जलाओ, आप